हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एनटीए का टेस्ट पेपर 111 से 106 तक का सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। और डेफिनेटली इसमें से प्रॉब्लम हिट करेंगे, इसमें इसके कंसेप्ट से प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। इसके साथ आपको जो 101 जो एनटीए का टेस्ट पेपर है उसके भी प्रॉब्लम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो काफ़ी सारे इसमें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है। सो बेसिकली वीडियो दो पार्ट में होगा। पार्ट 1 में आपको क्लास 11th के होंगे और पार्ट 2 में क्लास 12 का होगा। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम है वो चैप्टर वाइज लिए गए हैं। सो फर्स्ट जो होगा वो यूनिट डायमेंशन से होगा और लास्ट होगा आपको हीट से। सो आपको जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो एनटीए टेस्ट 106 का है, प्रॉब्लम नंबर 39, जिसमें कि फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन एक्स क्या होगा यदि आपको ए में परसेंटेज एरर दिया गया है, बी में दिया गया है, सी और डी में दिया गया है। सो क्लियरली आपको एरर का फॉर्मूला मालूम है। यदि मान लेते हैं फॉर्मूला जो एक्स का इस फॉर्मेट में हो तो क्या होता है, जो पावर होता है वो आगे में कोएफिशिएंट के रूप में आ जाता है। क्लियर है। सो सिंपल हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे और यहाँ से डेल्टा एक्स बाई एक्स का वैल्यू आ जाएगा ±12%। अब हम लोग 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल मोशन के प्रॉब्लम देखते हैं। और पहला प्रॉब्लम आपको 2 डायमेंशनल मोशन का है जो कि सर्कुलर मोशन का है। ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज टाइड टू ए स्ट्रिंग इज रोटेटेड अलोंग द सर्किल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज 10 न्यूटन। द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द पार्टिकल कैन बी रोटेटेड विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। सो यहाँ पर देखो, एक स्ट्रिंग में किसी पार्टिकल को 100 ग्राम के पार्टिकल को बांध दिया और एक वर्टिकल साइकिल में या सर्किल में घुमा रहे हैं। तो उस केस में आपको मैक्सिमम टेंशन का वैल्यू दिया गया। तो टेंशन हमेशा इस तरफ लगेगा, चाहे यहाँ पर है तो इस तरफ, यहाँ पर है तो इस तरफ, और यहाँ पर रहेगा तो इस तरफ। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो भी आपको सेंटर की तरफ लगता है। mg नीचे की तरफ लग रहा है। तो हर एक पॉइंट पर यदि फोर्स इक्वेशन लिखोगे तो इस पॉइंट पर टेंशन जो होगा, इस पॉइंट पर इसका वैल्यू क्या होगा, mg प्लस mv²/r। v क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी। यदि इस पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, mv²/r माइनस mg। सो क्लियरली सबसे ज़्यादा टेंशन आपको इसी पॉइंट पर लग रहा है, पॉइंट ए पर, और सी पे लगेगा ये टेंशन। सो आपको इसी पॉइंट के टेंशन को कंसीडर करके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी तरह से इसको टूटना नहीं है। सो मैक्सिमम टेंशन इज एट पॉइंट ए और ये हो जाएगा TA हो जाएगा mv²/r माइनस mg। सो क्लियरली m का वैल्यू है 100 ग्राम तो 0.1 VA² R का वैल्यू दिया है 0.5 मीटर माइनस mg का वैल्यू हो गया 1। सो आंसर आ जाएगा VA = √45। सो कोई भी ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं है, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट चूंकि ये है तो आप इसी को मार दोगे क्लिक। नेक्स्ट प्रॉब्लम नीट टेस्ट 107 से लिया गया। बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। शिप ए इज सेलिंग टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट विथ वेलोसिटी v = 30I + 50J km/h। सो शिप ए को यहाँ पर मैं दिखाऊँ, सपोज करो कि ये ओरिजिन पर है और वेलोसिटी से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। इससे शिप बी बोल रहा है जो कि 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए है। सो यहाँ पर ये 80 किलोमीटर ईस्ट और 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए है और वेलोसिटी 10 km/h से वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। सो -10 जैसे मैं दिखाया हूँ। तो पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस ए का बी से कब होगा। सो क्लियरली बी का डिस्टेंस ए के रिस्पेक्ट में कितना है, 80I + 150J। उसी तरीके से यदि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की बात करेंगे, इनफैक्ट आपको यहाँ लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्यों? क्योंकि आपको ये जो डिस्टेंस है ना उसको वेलोसिटी ए कम कर रहा है। क्लियर है। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, 40I + 50J। सो क्लियरली ये t टाइम के बाद जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 80 - 40t, बिकॉज इनिशियली 80t था और 40 km/h से इसको घटा रहा है। सो 80 - 40ti और इस तरह से 150 - 50tj हो गया। सो क्लियरली इनके जो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो ये आ गया और इसी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को मुझे मिनिमम करना है। सो मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन आपको पता है, उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वल करते हैं। सो ये जो फंक्शन जो है ना इसी को मैं डिफ्रेंशिएट किया और इसको 0 के इक्वल किया हूँ। सो फिर सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 2.6 आवर्स। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट आपको टेस्ट 106 से लिया गया है।
A parachutist, after bailing out, fall 50 meters without friction. When the parachute open, it decelerates at 2 meters per second square. He reaches the ground with a speed of 3 meters per second. At what height did he bail out? बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। इनिशियली जब बेल आउट हुआ तो इसका जो वेलोसिटी था वो था 0 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। फिर ये अंडर ग्रेविटी पे बिकॉज विदाउट फ्रिक्शन ये 50 मीटर तक मूव किया है। तो आपको ऐसे एग्जाम में पहले फिगर बनाने होंगे और उसके बाद फिर ये सपोज करो कि एच हाइट तक और नीचे आया है और इस पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है इसमें जो इसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनफैक्ट ये निगेटिव साइन के साथ आएगा बिकॉज ये डिसलरेट कर रहा है। सो आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर जब ये रीच किया ना तो इसका वेलोसिटी आया 3 मीटर पर सेकेंड। सो पूछ रहा है कि ये किस हाइट पर बेल आउट हुआ था। सो क्लियरली यहाँ पर यदि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगा तो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने का इसका वेलोसिटी आएगा ये। ठीक है, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ पर लिख सकते हो v = √2gh, आगे बढ़ जाओगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये सेकेंड वाले लेग के लिए आपको वेलोसिटी दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड और आपको एक्सेलरेशन भी दिया गया है -2। सो आप यूज कर दोगे v² = u² + 2as के लिए और v का वैल्यू है डाल दोगे 3 का होल स्क्वायर = u² हो जाएगा कितना √2gh का होल स्क्वायर -2 × 2 × s का वैल्यू h। सो यहाँ पर मैंने यही काम किया हूँ, देखो। सो s का वैल्यू हो गया 242.75 मीटर और ये जो हाइट हो गया 242.75 + 50 दैट इज 293 मीटर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। सो ये आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको नीट टेस्ट 106 से लिया गया है जो कि प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड है। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ए मैन थ्रोज अ पैकेट फ्रॉम अ टावर डायरेक्टली एमिंग हैज हिज फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस विच इज सेम एज द हाइट ऑफ टावर। इफ द पैकेट इज थ्रोन विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड इट हिट्स द ग्राउंड मिडवे बिटवीन टावर बेस एंड हिज फ्रेंड दैन द हाइट ऑफ टावर इज। सो एक मैन है जो अपने फ्रेंड को एम करके एक पैकेट फेंकता है और ये फ्रेंड का जो डिस्टेंस है ना वो इसके टावर के हाइट जितना है। तो क्लियरली ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा 45 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री होगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। और इसका जो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल हो गया 4/√2, वर्टिकल भी यही हो गया। और अब देखो कि जो प्रोजेक्टाइल का मेरा वीडियो है उसको आप प्लीज़ देखना, वो बहुत फ़ायदा करेगा। सो क्लियरली यहाँ से आपको जो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को सेपरेटली आपको कंसीडर करना है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन को पहले कंसीडर करते हो तो ये डिस्टेंस कितना दूर पैकेट गिरा है, h/2 डिस्टेंस गिरा है, दिया गया है, हाफ पे ये क्रॉस किया, सो हिट किया है। सो ये h/2 = 4/√2 × टाइम t हो गया। अब वर्टिकल मोशन को आप यदि कंसीडर करोगे तो h हाइट को कितने देर में ये कवर किया है, t टाइम में किया है। इनिशियल वेलोसिटी 4/√2 था वर्टिकल डायरेक्शन में। सो h = 4/√2 × t + 1/2gt², g नीचे की तरफ लग रहा है। तो क्लियरली इन दोनों इक्वेशन को आप इन दोनों को जब सॉल्व करोगे ना तो यही आंसर आ जाएगा। सो सॉल्व किया गया और t को आप h के फॉर्म में डाल दो इक्वेशन 1 से, इसको सॉल्व करोगे तो h का वैल्यू 32/g आ गया, डेट इज 3.2 मीटर आ गया। देखो एक इसमें एक ये भी प्रॉब्लम दिया गया था और इस टाइप का प्रॉब्लम पूछता है कि सपोज करो कोई स्टेयर है जिसका कि हर एक का h हाइट है और b उसका विड्थ है और एक बॉल को आपको फेंका गया वहाँ से u इनिशियल वेलोसिटी से, बॉल जस्ट हिट द एज ऑफ nth स्टेप। तो n का वैल्यू आपको निकालने के लिए पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, माइट भी आ जाए। तो आप देखो कि यदि 4th स्टेप को हिट करेगा तो 4th स्टेप को हिट किया तो इसका मतलब हाइट कितना हो गया 4h और विड्थ हो गया 4b। देखो जैसे मान लो कि एक स्टेप हुआ, ठीक है, फिर 2 स्टेप हुआ, फिर 3 स्टेप हुआ, फिर 4 स्टेप हुआ। तो 4th स्टेप के लिए देख लो हाइट कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है। विड्थ कितना हो गया 1 2 3 4। क्लियर है। वैसे तरह से यदि nth स्टेप क्लिक करोगे तो जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो क्या होगा NB और NH। क्लियर है, मीन्स कि y और x का। अब आपको प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री होता है उसका इक्वेशन यही होता है। ये आपको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का यदि थीटा एंगल से फेंका जाए, ठीक है, विथ u इनिशियल वेलोसिटी, तो किसी पॉइंट पर यदि कोऑर्डिनेट्स यदि x y होगा तो इसका पाथ क्या होगा y = x tan थीटा - 1/2 gx² / u² cos² थीटा।
लेकिन यदि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करोगे तो उसके लिए इक्वेशन इसमें चेंज हो जाता है। क्लियर है? बिकॉज थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा तो tan थीटा तो आपको 0 के इक्वल हो गया। तो 1/2 gx² तो y का वैल्यू ns डाल दो, x का वैल्यू आप क्या nb डाल दो, तो यही आ जाएगा रिलेशन। ये पूछ सकता है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं जो कि टेस्ट 111 से लिया गया है। प्रॉब्लम नंबर 5 था, वहाँ पर 2 पार्टिकल P and Q आर मूविंग इन अ सर्किल एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, बोथ द पार्टिकल आर डायमेट्रिकली अपोजिट एंड P हैज़ अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेयर Q हैज़ ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट व्हाट इंस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q। अच्छा, इस समय Q के रिस्पेक्ट में P का एक्सेलरेशन क्या होगा? सो P के एक्सेलरेशन का 2 कंपोनेंट है, ठीक है। ये आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट है और ये आपको सेंट्रीपिटल है। सो टेंजेंशियल आप जानते हो, यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका 0 होता है। सो क्लियरली एक्सेलरेशन ऑफ P, देखो मैं इस डायरेक्शन को मानूँ x एक्सिस तो इसका I मानूँ और इधर वाले का y एक्सिस तो j मानूँ, तो क्लियरली इसका P का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 8j - 5i। सिमिलरली Q का क्या हो जाएगा? डायमेट्रिकली अपोजिट है तो ये सेंटर की तरफ होगा, इसमें केवल सेंट्रीपिटल है तो हो जाएगा 1 × I। सो ये हो जाएगा 1i, ठीक है। सो क्लियरली I लिख दिए हैं और APQ का वैल्यू ये आ गया। आपको रिस्पेक्ट में निकालना है तो एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q ये हो जाएगा AP - AQ। सो क्लियरली ये आ गया, इसका मोड निकाल दिए, मैग्नीट्यूड निकाल दिए, आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर जो नेक्स्ट है वो 110 टेस्ट से लिया गया है, वहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 21 था। ये भी आपको रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशनल पर बेस्ड है। रेन ड्रिवन बाय अ विंड फॉल्स ऑन अ रेलवे कंपार्टमेंट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। सो 30 डिग्री वर्टिकल से बनाते हुए रेन ड्रॉप हो रहा है स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड के साथ, और द ट्रेन मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो एट अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो देखो रेन ऐसे गिर रहा था लेकिन घूम रहा है, इसका मतलब कि विंड इस डायरेक्शन में बह रहा होगा और रेल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। चूंकि रेल बोल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो और इसका स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो ये 30 मीटर पर सेकेंड होगा, चूंकि 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो apparent velocity of rain for a person sitting on the train is, so रेन अम्ब्रेला का प्रॉब्लम हो या इस टाइप का प्रॉब्लम हो, कैसे बनाते हैं? आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रेल। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया गया है, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रेल। सो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रेल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और दोनों वेलोसिटी को आप वेक्टर के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो यही आ गया। सो यही वेलोसिटी से रेन नीचे गिरेगा -20i + 10√3j, और इसका जब मैग्नीट्यूड लोगे तो आएगा 10√7 मीटर पर सेकेंड। यदि इसको ग्राफ से या वेक्टर एडिशन के ग्राफ से सॉल्व करना चाहोगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये इस तरफ गिर रहा है, क्लियर है, और वी रेल को आपने अपोजिट कर दिया। सो आप जब वी रेल को अपोजिट डायरेक्शन में कर दोगे तो ये जो पैरेललोग्राम बना ना, ये वाला पैरेललोग्राम, सो ये डायरेक्शन में फिर आपको फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये आपको नेट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लियर है। अब चाहोगे तो एंगल भी आप निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। सो अब देख लो इसी टाइप का प्रॉब्लम, हालांकि ये एनटीए में नहीं दिया गया था लेकिन शिप क्रॉसिंग द रिवर करके पूछता है, आपको नीट 2019 से पिक किया गया है। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। If anyone is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, then the angle at which he should make the stroke with respect to north. So किस एंगल पर ये मीन्स की मूव करे, स्ट्रोक मारे कि ये शॉर्टेस्ट पाथ से जाए। तो देखो ये इधर तरफ जाएगा और ये जो रिवर है ना, रिवर का जो फ्लो हो रहा है वो इसको इधर ले आएगा, फिर यहाँ पर आया तो इधर ले आया, यहाँ पर आया तो इधर ले आया। तो क्लियरली ये ऐसे गया और रिवर इसको मूव करके ऐसे ले आया तो शॉर्टेस्ट पाथ इसमें चला गया। सो क्लियरली वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसी तरफ जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर जो एक आदमी जो यहाँ बैठा रहेगा ना उसको दिखेगा कि ये पर्सन ऐसे जा रहा है,
क्यों? क्योंकि ये जो रिवर है वो भी जा रही है। सो ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्योंकि ग्राउंड वाले आदमी को दिखेगा कि ये ऐसे जा रहा है। सो क्लियरली साइन थीटा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, बिकॉज ये जो है ना, सो ये हो गया 10/20 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा कितना होना चाहिए? थीटा आपको 30 डिग्री होना चाहिए। सो 30 डिग्री वेस्ट होगा। आसान प्रॉब्लम था, कंसेप्चुअल था। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको टेस्ट 110 से लिया गया है। ए मैन ऑफ 50 kg इज स्टैंडिंग एट वन एंड ऑफ ए बोट ऑफ लेंथ 25 मीटर एंड मास 200 kg। तो ये बोट है जो 25 मीटर लेंथ का है और 200 किलोग्राम का है। इफ ए स्टार्ट्स रनिंग एंड रीचेज द अदर एंड ही हैज ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट दिया गया है, फाइनल स्पीड ऑफ बोट इज। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट दिया गया है v, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू बोट 2 प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। इनिशियली मैन और बोट रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम हो गया बोट का वेलोसिटी इंटू बोट का मास प्लस मैन का वेलोसिटी इंटू मैन का मास। तो क्लियरली इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ गया, वेलोसिटी आ जाएगा कितना? -2/5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब इस पर एक चीज़ कंसेप्ट हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जैसे गन बुलेट सिस्टम में क्या है ना, कभी कभी पूछ देता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ये दिया गया है और इनका दोनों का मास दे देगा। मीन्स कि गन का मास दे देगा, बुलेट का मास दे देगा और टोटल काइनेटिक एनर्जी दे देगा। बोलेगा कि किसको कितना काइनेटिक एनर्जी मिला यदि कोई फायर किए तो। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम से बोल सकते हो कि दोनों का मोमेंटम सेम होगा, गन का भी बुलेट का भी। ठीक है, दोनों का मोमेंटम सेम हो जाएगा क्योंकि 0 इज इक्वल टू पी प्लस पी हो गया। अब काइनेटिक मोमेंटम आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m के इक्वल। सो क्लियरली kb/kg हो जाएगा मास ऑफ गन डिवाइडेड बाई मास ऑफ बुलेट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन हो जाएगा मास ऑफ गन बाई मास ऑफ बुलेट। सो इसी रेशियो में काइनेटिक एनर्जी डिवाइड होता है। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी के होगा ना, तो एक के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इसी रेशियो का यूज़ कर लेना। क्लियर है? टेस्ट 111 से देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। लोग इसमें बहुत डाउट होता है जो रॉकेट प्रोपल्सन का होता है थ्योरी उस पर। सो ए 5000 kg रॉकेट इज सेट for vertical firing. The exhaust speed is 100 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust is. So देखो यदि ऊपर की तरफ यदि वेलोसिटी इसका v है जिससे रॉकेट जा रहा है तो गैस ये आपको u स्पीड से निकाल रहा है। गैस क्या सी है? ये बेसिकली गैस इसके अंदर का जो फ्यूल है उसी से निकल रहा है। सो मास भी इसका घट रहा है और यही जो गैस है ना यही आपको थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। तो थ्रस्ट रॉकेट का ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो। यदि आप ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दोगे तब थ्रस्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? -u/dm/dt। ठीक है, क्लियर है? और एक्सलरेशन क्या होगा? आप इसको ना मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सलरेशन निकल गया। तो इसको मैं मास से डिवाइड कर दिया तो ये एक्सलरेशन निकल गया। अब वेलोसिटी का किसी टाइम इंस्टेंट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। सो आपको निकालना है अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड। मीन्स कि आपको निकालना है dm/dt निकालना है और आपको ये फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। सो dm/dt क्या हो जाएगा? f प्लस mg/u हो जाएगा। f इज इक्वल टू ma के होगा बिकॉज एक्सलरेशन दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ma प्लस mg/u हो गया। इसको सॉल्व कर दोगे तो 187.5 kg पर सेकेंड। तो यदि 187.5 kg पर सेकेंड से गैसेस निकलेगी ना तो ये रॉकेट ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अब वर्क एनर्जी पावर के देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो वर्क एनर्जी पावर का ये पहला प्रॉब्लम है। ब्लॉक ऑफ मास m इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू द वेज ऑफ मास कैपिटल M। सो इसका मास कैपिटल M है, ये स्मॉल m है और ये स्टेशनरी है। क्यों? चूँकि ये वेज ना v वेलोसिटी से जा रहा है।
सो आपको निकालना है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इन टी सेकेंडेज। सो क्लियरली इस जो स्मॉल जो ब्लॉक है ना एम मास का, इस पर नीचे की तरफ आपको फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस तरफ बड़ा वाला वेल। ब्लॉक स्टेशनरी है तो नेट फोर्स आपको 0 के इक्वल हो जाएगा, तो क्लियरली फ्रिक्शनल फोर्स हो गया mg sin थीटा के इक्वल। क्लियर है। अब ये आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ रहा है, तो फ्रिक्शन का फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, एक आपको वर्टिकल कंपोनेंट, एक आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एफ आर कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एफ आर साइन थीटा। सो वर्क ना ये वर्टिकल के द्वारा नहीं किया जाएगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। So work done by frictional force on the block in time t is Fr cos theta into Vt into -1 because आपको मालूम है वर्क क्या होता है F डॉट डी that is Fd cos theta। क्लियर है। सो मैं इसका वैल्यू डाल दिया, एफ कार का वैल्यू mg sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू Vt। सो ये आ गया आंसर। आसान प्रॉब्लम था ये, अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है कोलिजन का। ठीक है, इसमें देखो 3 ब्लॉक दिया गया, ब्लॉक ए बी सी। ठीक है, इसका ब्लॉक ए और बी का इक्वल मास है स्मॉल एम और इसका बड़े वाले का सी का मास है कैपिटल एम। ये आया, इससे हिट किया, दोनों एक दूसरे से चिपक गया। कोलिजन क्या था? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सो ये आया, इससे हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इन इलास्टिक। उसके बाद क्या हुआ, ये फिर दोनों मिलकर गया, इससे टकराया, ये भी क्या था? परफेक्टली इन इलास्टिक, फिर चिपक गया। तीनों फिर जब एक वेलोसिटी से चला होगा तो बोल रहा है कि टोटल जो एनर्जी जो लॉस्ट हुआ प्रोसेस में वो 5/6 ऑफ इनिशियल एनर्जी लॉस हो गया। तो पूछ रहा है m/m का रेशियो क्या होगा। सो अब बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो ये आया, इससे टकराया, दोनों इन इलास्टिक कोलिजन में चला गया, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। तो वेलोसिटी मान लो उसके बाद था v डैश, फिर ये टकराया तो तीनों एक साथ चिपक कर चलने लगा और तब वेलोसिटी हो गया vf। तो क्या हो गया, आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते जाओ, mv इज इक्वल टू m प्लस एम वी डैश, तो v डैश हो गया v/2। फिर mv इज इक्वल टू m प्लस एम वी डैश इज इक्वल टू सब चिपक के चल रहा है तो 2m प्लस एम इंटू vf, तो यहाँ से vf निकल गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया 1/2 mv²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2m प्लस एम इंटू vf²। तो vf का वैल्यू ये है, डाल दोगे तो ये आ गया। क्लियर है। अब बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ ना वो क्या था, 5/6 लॉस हो गया। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 5/6 हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। जो बोल रहा था वही मैं यहाँ पर कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। तो कैपिटल M बाई स्मॉल m का वैल्यू आ गया 4। आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है, आपको देखो ये कंसेप्ट है कि आपको जो कोलिजन के केस में कैसे निकालोगे वेलोसिटीज को याद कर लो। यदि u1 से जा रहा है, ये u2 से जा रहा है, ये m1 है, ये m2 है, कोलिजन के बाद ये v1 से गया और ये v2 से गया और कोलिजन मान लो इन इलास्टिक, मैं इन इलास्टिक का जनरल फार्मूला निकाल दिया तो ये v1 का फार्मूला हो गया, ये v2 का फार्मूला हो गया। इसको बिल्कुल याद कर लो। आपको बोलेगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो ई का वैल्यू 1 डाल देना। ई का वैल्यू 1 डाल दोगे तो क्या होगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ई का वैल्यू 1 डाल दियो और परफेक्टली इन इलास्टिक बोलेगा तो ई का वैल्यू 0 डालना होगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट हैं। ठीक है, ये आपको टेस्ट 107 से पिक किया गया है। ये प्रॉब्लम नंबर 45 था। इसमें बोला है कि बकेट है जो फुल ऑफ वाटर था 5 kg का और ये कांस्टेंट स्पीड एक वॉल से 20 मीटर का जो डिप है वहाँ से निकाला जा रहा है। इसमें एक स्मॉल होल था जिससे पानी गिर रहा है, किस स्पीड से 0.2 kg पर मीटर की स्पीड से, मीन्स कि 1 मीटर में जो पानी गिर जा रहा है वो 0.2 kg गिर रहा है। So the total work done in pulling the bucket up from the wall is, so total इसमें work done कितना हुआ। So मास चूँकि चेंज हो रहा है तो फोर्स चेंज होगा, तो आपको कैलकुलस का यूज़ करना होगा और मान सकते हो कि नीचे से x हाइट पर आया तो एक स्मॉल डिस्टेंस आप dx ले लो और इस dx तक मूव करने में कितना वर्क डन लग रहा है।
सो जब यहाँ पर था ना x पर, तब इसका वेट कितना हो जाएगा 5 माइनस 0.2x इंटू जी, बिकॉज आपको 1 मीटर जाने में 0.2 kg वाटर लॉस हो रहा है, तो x में कितना हो जाएगा लॉस, 0.2x हो जाएगा लॉस, इंटू जी कर दोगे तो यही हो गया वेट जो लॉस हुआ है। क्लियर है? अब वर्क डन क्या हो जाएगा, F डॉट डी एक्स। ठीक है, सो फोर्स ऊपर की तरफ आप इतना ही लगाओगे तभी इसको आप खींच पाओगे। सो F डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू हो गया, और इसको आप यदि इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको नेट वर्क डन हो जाएगा। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो देखो 50 माइनस 2x डी एक्स, और ये इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है तो ये आंसर आ गया 600 जूल। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये 106 टेस्ट का है, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, और ये बोल रहा है कि परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन या 2 डायमेंशनल जो कोलिजन होता है ना, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सेम मास होगा ना तो स्कैटरिंग एंगल थीटा प्लस फाई आपको 90 डिग्री होगा। सपोज करो एक मास ये है, एक मास ये है, दोनों मास सेम है। यहाँ पर दूसरा बॉडी क्या था, इनिशियली रेस्ट में था, और जब कोलिजन हुआ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ तो उसके बाद थीटा प्लस फाई एंगल हो गया। थीटा एंगल से ये वाला एम मास स्कैटर्ड हो गया, फाई एंगल से ये मास स्कैटर्ड हो गया, और थीटा प्लस फाई यदि 90 डिग्री के इक्वल होगा तो दोनों का मास सेम होगा। यहाँ पर दिया गया पार्टिकल आर सीन मूविंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर देन द मास ऑफ अ नोन पार्टिकल इज, तो सेम मास हो जाएगा, तो आंसर स्मॉल एम ही हो जाएगा, कैपिटल एम का। नेक्स्ट आपको एनर्जी कंजर्वेशन पर है। एन इंक्लाइंड ट्रैक एंड्स इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r, फ्रॉम व्हाट हाइट ऑन द ट्रैक अ पार्टिकल शुड बी रिलीज्ड सो दैट इट कंप्लीट्स अ लूप एज्यूमिंग देयर इज नो फ्रिक्शन। सो h हाइट से है, यहाँ पर रेज किए तो ये क्या ये हाइट हो कि ये कंप्लीट करे लूप। ठीक है, कंप्लीट लूप करे। सो कंप्लीट जब भी कोई सर्कुलर लूप को करता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट पर, लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ना ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 5gr होना चाहिए। मीन्स कि u का वैल्यू यदि 5gr के इक्वल होगा ना, स्क्वायर रूट 5gr के इक्वल, तो जस्ट कंप्लीट करेगा। सो क्लियरली आपको जस्ट कंप्लीट कराना है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा ना, यहाँ पर वेलोसिटी वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट 5gr। अभी h हाइट से ड्रॉप हुआ था, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो क्या आ गया, h का वैल्यू 5r/2 आ गया। आसान प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम जो नेक्स्ट है वो टेस्ट 107 से लिया गया है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो k x टू द पावर q है, k मॉड x टू द पावर q है। तो आपसे पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन यदि a होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा। पार्टिकल क्या है, ऑसिलेशन में। सो आपको यदि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया तो उससे फोर्स ऐसे निकलता है। पोटेंशियल एनर्जी दिया गया तो फोर्स क्या करोगे, माइनस du/dx कर दोगे। यदि मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी ऐसे हो, सपोज करो ये हो x² y z हो, तो आपको फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे, फोर्स करोगे माइनस ∂u/∂x i प्लस माइनस ∂u/∂y j माइनस ∂u/∂z k। मीन्स कि इसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे मीन्स कि y z को कांस्टेंट मानोगे, तो क्या होगा 2xyz i हो गया विथ अ निगेटिव साइन। ठीक है, यदि फिर इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, माइनस, चूंकि माइनस पहले लेना है आपको, तो क्या हो जाएगा x² अब ऐसे ही हो जाएगा माइनस x² y के। तो ऐसे करके फोर्स निकाल लेते हैं आप। लेकिन यहाँ पर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड आपको यूनिट डायमेंशन का यूज़ करना होगा। क्लियर है। सो यहाँ पर देखो कि ux दिया गया है kx³ के इक्वल। सो k का जो डायमेंशन होगा वो होगा डायमेंशन ऑफ u डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ x³, दैट इज k का डायमेंशन ये आया। अब देखो कि टाइम पीरियड आपको मालूम नहीं, लेकिन आप मान सकते हो कि टाइम पीरियड मास पे भी डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है और के पर डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा कोई और फैक्टर इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, सो मास का पावर x है, एम्पलीट्यूड का पावर y है और k का पावर z है। सो दोनों साइड के डायमेंशन को मैंने इक्वेट किया। ठीक है, सो डायमेंशन को इक्वेट करके जब सॉल्व किया गया तो आया मास का पावर 1/2 है, एम्पलीट्यूड का पावर -1/2 है और k का पावर -1/2 है। सो क्लियरली ये जो t है ना, ये प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट a के। इनफैक्ट स्क्वायर रूट 1/2
1/√a के। सो आंसर ये होगा। देखो बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो ना तो आपको आना चाहिए पहले से। देखो बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे देखते हैं, ये टेस्ट आपको 106 से पिक किया गया है। प्रॉब्लम नंबर 45, ये आपको बोल रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज एट द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 एंड हैव वेलोसिटी 4√5 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। The only force acting on it is a conservative force. So conservative force यदि हो ना तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना। एंड its potential energy is defined as u is equal to -x³ plus 6x² plus 15. Its velocity when its acceleration is minimum after time t इज इक्वल टू 0। सो एक्सलरेशन मिनिमम बोल रहा है, मीन्स कि आपको फोर्स निकालना होगा। फोर्स कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी से डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं। सो u का वैल्यू दिया गया है, उसको आप डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, आगे में माइनस साइन लगा दो तो फोर्स निकल जाएगा। सो फोर्स का वैल्यू ये आ गया। अब मिनिमम एक्सलरेशन के लिए आप क्या करोगे? फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सलरेशन हो गया, और मिनिमम के लिए आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो x का वैल्यू 2 मीटर आ गया। सो क्लियरली x इज इक्वल टू 2 मीटर पर आपको मिनिमम एक्सेलरेशन मिल रहा है। अब आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। सो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी हो जाएगा। सो इनिशियल एनर्जी होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप इसमें डाल दो x इज इक्वल टू 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी दिया गया 1/2 mv² से निकाल दो, और इसी तरह से आप फाइनल भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो x इज इक्वल टू 2 डाल करके। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब टेस्ट 110 से जो पिक किया गया है नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसमें बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, u x y, आपको फोर्स पूछ रहा है कोऑर्डिनेट 0π/4 पे। सो आपको मालूम है कि डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको fx आता है, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करोगे तो fy आएगा विथ निगेटिव साइन के साथ। सो fx निकाल दो, fy निकाल दो, वैल्यू पुट कर दो 0π/4 तो आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको टेस्ट 111 से पिक किया गया है। ए पंप मोटर इज यूज टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप टू ऑब्टेन n टाइम्स वाटर फ्रॉम द सेम पाइप इन द सेम टाइम, द अमाउंट बाय विच पावर ऑफ द मोटर शुड बी इंक्रीज। सो आपको पावर निकालना है, पावर होता है F.V के इक्वल। सो आपको फोर्स निकालना होगा। फोर्स कैसे निकालोगे? आपको मोमेंटम डिलीवर्ड पर सेकेंड फोर्स के इक्वल होता है। अब जो मोमेंटम है वो क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। सो मास कैसे निकालोगे? सो मास ऑफ वाटर डिलीवर्ड पर सेकेंड क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ρAV, ठीक है। सो रो हो गया डेंसिटी, एरिया ये हो गया v लेंथ। सो मीन्स कि ये v लेंथ में जो भी वाटर है ना वो सब 1 सेकेंड में बाहर निकल जा रहा है। क्लियर है? क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है ना वो v है। तो ये हो गया मास, और इसको आप यदि मल्टीप्लाई कर दोगे वेलोसिटी से तो मोमेंटम हो जाएगा। सो और मोमेंटम डिलीवर्ड पर सेकेंड फोर्स के इक्वल होता है, तो ρAV² हो जाएगा फोर्स के इक्वल। अब इसको आप यदि फिर v से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर हो जाएगा, तो पावर हो गया ρAV3, ठीक है। अब क्या है कि आपको बोल रहा है कि n टाइम्स वाटर चाहिए सेम पाइप से, तो जो वेलोसिटी है ना वो पहले यदि v था तो अब nv होना चाहिए। तो v1 इज इक्वल टू nv एंड p1 इज इक्वल टू n⁻⁴ क्लियर है। फिर नेक्स्ट आपको रोटेशनल मोशन का प्रॉब्लम है। ए बॉडी ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन एंड इंक्लाइन एंड रीचेज द बॉटम विथ अ वेलोसिटी v इफ द सेम मास वाज इन द फॉर्म ऑफ रिंग विच रोल्स डाउन दिस इंक्लाइन, द वेलोसिटी ऑफ रिंग एट द बॉटम वुड हैव बीन। सो आपको एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। सो देखो फर्स्ट केस में जब ये स्लाइड कर रहा है तो रोल नहीं कर रहा है, सो सिंपली लगाओगे mgh इज इक्वल टू 1/2 mv²। सो यहाँ से v हो गया √2gh के। सो मैं इस वेलोसिटी को v1 मान लिया। केस 2 में ये रोल कर रहा है, तो रोल करेगा तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा। सो mgh चेंज हुआ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में, और ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा 1/2 I⍵², और I का वैल्यू कर दोगे mk², जहाँ k क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन, और ओमेगा क्या हो जाएगा? v/r का, फिर यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया। सो 1/2 mv² k² r²।
सो यही चीज़ किया गया। सो नेट इसका जो काइनेटिक एनर्जी हुआ वो हुआ mv²/2 1 + k²/r², और यहाँ से v का वैल्यू ये निकल के आ गया। रिंग के केस में जो आपको मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये होता है mr²। सो आप चाहो तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, √2gh 1 + I/mr²। ठीक है। सो रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² के इक्वल, और क्लियरली ये नीचे में हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2, और ये हो गया v = √gh दैट इज v1/√2। सो आपको ये जो वेलोसिटी अब जो होगा वो पिछले वाले वेलोसिटी का √2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। रिंग की जगह आप यदि स्फीयर रोटेट किया जाए, स्फीयर को छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, स्फीयर के केस में आई होता है 2/5 mr²। सो ये हो जाएगा √2gh डिवाइडेड बाई 1 + 2/5 mr²/r², तो ये हो गया। क्लियर है। सो देखो मैं ना एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हूँ, रोटेशन रोलिंग के ऊपर पूरा है, सारे कंसेप्ट उसको प्लीज़ देखिए। ठीक है। सो आई थिंक समझ गए होगे। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम है 2 मासेस है, m1 m2 है, जहाँ m1 मास m2 से ज़्यादा है। ये एक मासलेस फ्लेक्सिबल इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से के थ्रू जुड़ा हुआ है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोल रहा है। सो यदि m1 m2 है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा m1 a1 + m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। a नीचे की तरफ है a1, और a2 जो है वो भी a के इक्वल है लेकिन ऊपर की तरफ है। तो acm का वैल्यू ये आ गया है, इसको सॉल्व कर दोगे तो यही आ जाएगा। आसान प्रॉब्लम था। ठीक है। सो ये मत सोचना कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 के इक्वल हो गया, नहीं। ये एक एंगुलर इम्पल्स का प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ये आपको 106 टेस्ट से लिया गया है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ए बॉल ऑफ मास small m moving with a velocity v0 hits the rod perpendicularly at one end and stick to it. The angular velocity of rod after collision is। So आप इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना आप एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा दो, बिकॉज सेंटर ऑफ मास यही हो जाएगा जो इस रॉड का मास और इस m जो मास है दोनों सेम है, उसको एज ए सिस्टम मानते हुए सेंटर ऑफ मास निकाल दो। आपको मालूम है कि इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, और एंगुलर इम्पल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। सो फॉर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यदि तुम सिस्टम को कंसीडर कर लेते हो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो इनिशियल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो मोमेंटम हो गया mv0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया l/4। सो mv0 इंटू l/4, और जब ये दोनों ये से चिपक गया लगने के बाद कोलिजन, तो देखो अब क्या हो जाएगा। सपोज करो कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसके अबाउट आप निकाल दो नेट एंगुलर मोमेंटम। सो आई नेट आई ओमेगा, सो ये हो जाएगा इधर तरफ हो जाएगा आई cm इंटू ओमेगा। सो इस रॉड के कारण क्या हो जाएगा ml²/12 प्लस m इंटू l/4 का होल स्क्वायर। आपको मालूम है कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट ml²/12 होता है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसको l/4 डिस्टेंस से शिफ्ट कर दिए, और ये जो m मास था उसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू ओमेगा कर दिए। इसको सॉल्व कर दिया गया, तो यही आ गया आंसर 6v0/5l। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपको एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। ए पार्टिकल ऑफ मास m = 5 यूनिट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 3√2 units in xy plane along the line y = x + 4. The magnitude of angular momentum about origin is। सो ओरिजिन के अबाउट निकालना है, और ये जो लाइन दिया गया इसी लाइन पर वो बॉडी जो 5 यूनिट का है वो 3√2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। क्लियर है। सो क्लियरली आपको मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p, डेट इज ये हो गया rp sin थीटा। अब ये p और r के बीच का, तो ये आपको r है और ये आपको v है। सो ये v है, ये आपको r है, और एंगल हमेशा आप टेल टू टेल या हेड टू हेड लेते हो, सो इसको ऊपर कर दोगे तो यही एंगल थीटा होगा। और ये एंगल थीटा कितने, ये लेंथ है 4, ये लेंथ है 4। ठीक है, देख रहे हो ये इक्वेशन दिया गया y = x + 4। तो ये 4 ये 4, तो ये एंगल थीटा 45 डिग्री हो गया। तो ये क्लियरली हो गया, ये हो गया आपको r का वैल्यू हो गया 4, p
P का वैल्यू हो गया मास इंटू वेलोसिटी और एंगल थीटा हो गया साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से आ गया आंसर 60 यूनिट। अब ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। और इस ओरिजिन के अबाउट निकालना है तो वर्टिकल कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि सेम लाइन में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी 3√2 इंटू 1/√2 इंटू मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 इज इक्वल टू 60 यूनिट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स ग्रेविटेशन से पूछे गए हैं। आपको टेस्ट 108 से पहला प्रॉब्लम है, एज्यूमिंग दैट द मास ऑफ अर्थ इज टू बी 10 टाइम्स द मास ऑफ मार्स, द रेडियस इज टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ मार्स एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मास इज गिवन बाय। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है G इज इक्वल टू GM/r², और दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपने कंपेयर कर दिया, जो रेशियो दिया गया वो डाल दिया, तो आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कोई पूछता है कि क्या होगा यदि रेडियस ऑफ अर्थ 1% से श्रिंक करेगा तो जी पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो जी होता है GM/r², डेट इज GM इंटू r⁻²। सो यदि रेडियस 1% से डिक्रीज हो जाएगा ना तो जी आपको 2% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, चूँकि पावर -2 है। अब आप नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको प्रॉब्लम जो है वो टेस्ट 107 से लिया गया है। ये बोल रहा है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू अ हाइट nr फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि इनिशियली पार्टिकल क्या था, सेंटर से r डिस्टेंस पे था और उसके बाद उसका उठा करके उसको nr हाइट पे रख दिया गया, ये प्रॉब्लम बोल रहा है। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Gmm/x, ठीक है, जहाँ x क्या है डिस्टेंस। तो इनिशियली डिस्टेंस इनके बीच का r था तो -Gmm/r हो गया, अब बढ़ा कर दिया है nr प्लस r, तो ये हो जाएगा r प्लस nr। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा आंसर mgr इंटू n डिवाइडेड बाई n+1। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि वेट ऊपर जाने पर क्या अंतर आता है। सो इफ अ मैन वेट 90 kg ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर वेयर द वेट इज 30 kg। सो इनिशियली इसका वेट था 90 kg जब इस सरफेस पे था, और जब क्या कितना हाइट तक ले गए कि इसका वेट ना यहाँ पर जाकर के कितना हो गया है 30 kg हो गया। सो जी यहाँ पर चेंज हो जाएगा G डैश में, G डैश का वैल्यू ये हो जाएगा। सो G डैश का फॉर्मूला होता है G डैश इज इक्वल टू G इंटू r²/r², जहाँ सेंटर से ये स्मॉल r डिस्टेंस है, क्लियर है। सो यदि हाइट h बोलोगे तो स्मॉल r कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस h। सो स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R प्लस h, इसको सॉल्व कर दोगे रख करके तो h का वैल्यू हो गया 0.73 कैपिटल R, ठीक है। सो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान पहला प्रॉब्लम है। ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल r इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेस टू अ हाइट h। द मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज 5 ग्राम। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्स्ड इन वाटर। द मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन दिस ट्यूब इज। सो मास आपको मालूम है क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के इक्वल होता है। सो m इज इक्वल टू πr² h इंटू रो हो गया। देखो ये एरिया हो गया, जिसका रेडियस r है और h हाइट तक आया हो तो इसका मास कितना हो जाएगा, देखो यही वॉल्यूम हो गया। सो πr² h इंटू रो हो गया, πr² इंटू रो, और h का वैल्यू आपको कैपिलरी ट्यूब के केस में मालूम है क्या होता है, 2t cos θ/ρ/g। सो क्लियरली m का वैल्यू क्या हो गया, πr2t cos θ/g। सो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो गया, और क्लियरली मास का जो रेशियो होगा वो रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो सॉल्व कर दोगे तो m2 कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा, बिकॉज रेडियस दुगना हो गया तो मास भी दुगना हो जाएगा। ये एक अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है कि लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फिल्ड इन यू ट्यूब इज एक्सलरेटेड विथ एन एक्सलरेशन a। सो इसको a एक्सलरेशन से मूव कर दिया गया है। तो अब बोल रहा है कि इसमें हाइट h1 हो गया, इसमें हाइट h2 हो गया, तो आपको एक्सलरेशन a कैलकुलेट करना है यदि l इसका लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल आर्म है तो। सो यहाँ पर प्रेशर P1 होगा, यहाँ पर प्रेशर P2 होगा। P1 का वैल्यू क्या होगा, P0 प्लस ρg h1, क्लियर है।
और क्लियरली यहाँ से आपको जो फोर्स हो जाएगा, जो इस तरफ फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। सो फोर्स इधर जो F1 लग रहा है वो क्या हो जाएगा, P0 प्लस रो जी H1 इंटू एरिया ए, और इधर तरफ प्रेशर P2 लग रहा है वो क्या हो गया, P0 प्लस रो जी H2 इंटू ए हो गया। सो ये हो गया फोर्स। सो अब इस पूरे बॉडी को इतना दूर को कंसीडर करोगे तो इधर फोर्स F1, इधर फोर्स F2, इधर तरफ एक्सेलरेशन A है, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू MA, जहाँ M का वैल्यू क्या होगा, इसका मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो डेंसिटी हो गया वॉल्यूम L लेंथ इनटू एरिया A। सो यही चीज़ किया गया है, इसको सॉल्व किया गया, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू ये आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी पर बेस्ड है, और ये टेस्ट 111 का प्रॉब्लम नंबर 30 है। सॉलिड बॉल ऑफ डेंसिटी ρ1 विथ रेडियस r falls vertically through a liquid of density ρ2. Assume that the viscous force acting on the ball is F is equal to KRV, where K is a constant, V is its velocity. What is the terminal velocity? So इसका जो डेंसिटी है वो ρ1 है, रेडियस r है, और जिस लिक्विड में फ्लो हो रहा है, गिर रहा है, उसका डेंसिटी ρ2 है। सो क्लियरली आपको विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है यदि बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तो, और अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ वेट लगेगा। सो इस पर जो नेट फोर्स होगा ऊपर की तरफ आपको विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है, और साथ में अप थ्रस्ट लगेगा, ठीक है, और नीचे की तरफ जो फोर्स है वो mg है। सो आपको टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, जब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो रहा है मीन्स कि कोई आपको फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सलरेशन 0 के इक्वल हो रहा है, और उस केस में ये सारे फोर्स आपको क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। सो विस्कस फोर्स प्लस अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी एट द टाइम ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, और इसको इक्वेट कर दो। देखो अप थ्रस्ट क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू ρ2g, बिकॉज इतना आपको लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, और ये आपको वेट ऑफ बॉडी है, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम नंबर जो है वो नीट 110 से लिया गया है। प्रॉब्लम नंबर 38, a bubble is at the bottom of lake of depth h. As the bubble comes to the surface, its radius increases 3 times. If atmospheric pressure is equal to L meter of water column, then h is equal to. So इसमें बेसिकली दो कंसेप्ट बेस्ड है। सो पहला है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, सो यहाँ पर हम लोग PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंडली क्या है कि L मीटर ऑफ वाटर लेंथ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स कि P0 जो है यहाँ पर लग रहा है वो L मीटर ऑफ वाटर लेंथ है। सो ये हो जाएगा ρgl, ठीक है, जहाँ रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ρw हो गया। सो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। सो इसका जो प्रेशर यहाँ पर होगा, बॉटम पे होगा, वो क्या होगा, P0 प्लस ये पूरा। सो ये कितना H है, सो H ρw इंटू जी, और P0 का वैल्यू है ρgl। सो इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर प्रेशर यही हो गया। सो यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है, इनटू वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r1q, ठीक है। उसी तरह से जब यहाँ पर आया ऊपर में तो P0 4/3 पाई r2q, और प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया ρgl। सो सॉल्व कर दोगे तो H का वैल्यू 26L के इक्वल आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको SHM पर बेस्ड है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम SHM से पूछे जा रहे हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज 2 सेकेंड is equal to √3/2 of its amplitude. सो इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सो y यदि a sin ओमेगा t आप SHM मानोगे तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया वो √3/2 ऑफ एम्पलीट्यूड है। सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड डाल दो, y का वैल्यू ये डाल दो, सॉल्व कर दोगे तो t का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा निकल गया π/6, और टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो 2π डिवाइडेड बाई π/6 दैट इज 12 सेकेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको SHM के एनर्जी पर बेस्ड है, इस पर बहुत सारे कंसेप्ट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास 2 kg एट इट्स मीन पोजीशन इज 5 जूल। इफ इट्स टोटल एनर्जी इज 9 जूल देन इट्स एम्पलीट्यूड इज 0.01 मीटर, इट्स टाइम पीरियड वुड बी। सो अब देखो ये मीन पोजीशन पर पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होता है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पर 0 होता है। लेकिन बोल रहा है कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल है। इसका मतलब कि 5 जूल ना जो पोटेंशियल एनर्जी थ्रू आउट
मोशन में है, मीन्स कि यहाँ भी 5 जूल एक एक्स्ट्रा है, यहाँ भी 5 जूल एक्स्ट्रा है, यहाँ भी 5 जूल एक्स्ट्रा है। ये आपको बेसिकली सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है, सिस्टम का एक्स्ट्रा एक एनर्जी है, ठीक है। सो आप ये, और यदि सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हो तो यहाँ पर केवल काइनेटिक एनर्जी होता है जिसका वैल्यू होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी केवल एक्सट्रीम पर होगा जिसका वैल्यू होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बाकी किसी पॉइंट के लिए सपोज करो इस डिस्टेंस पर जहाँ पर ये इससे x लेंथ पर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यदि इसे x डिस्टेंस पर बोले तो, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये हो जाएगा। मीन्स कि इन दोनों को जोड़ोगे तो किसी भी पॉइंट पर जो नेट टोटल एनर्जी आ रहा है वो आ रहा है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर केवल आपको काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, यहाँ पर केवल पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। समझ गए ये? इसका ग्राफ वाले हम लोग देख लेते तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, मीन पोजीशन पर लीस्ट है और एक्सट्रीम पोजीशन पर हाईएस्ट है, और ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होंगे x इज इक्वल टू ए बाई स्क्वायर रूट 2 पे, या x इज इक्वल टू माइनस ए बाई स्क्वायर रूट 2 पे। अब देख रहा है, बोल रहा है कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल है, मीन्स कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 4 जूल, क्योंकि टोटल एनर्जी है इसका 9 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर हो गया 4 जूल, और क्लियरली 4 का इक्वल हो गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के, और इसको आप सॉल्व कर दोगे, और क्लियरली आपको टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा को 2π/t के इक्वल कर दो, और t हो गया π/10 स्क्वायर के इक्वल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको देखते हैं वेव एंड साउंड से प्रॉब्लम है। द मैक्सिमम ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड मैक्सिमम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ ए हार्मोनिक वेव इन वन डायमेंशनल स्ट्रिंग इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। द फेज वेलोसिटी ऑफ वेव इज 1 मीटर पर सेकेंड, द वेव फॉर्म इज। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको वेव एंड साउंड से है। सो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जो कि नीट टेस्ट 108 से पिक किया गया है। द मैक्सिमम ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड मैक्सिमम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ ए हार्मोनिक वेव इन वन डायमेंशनल स्ट्रिंग इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। द फेज वेलोसिटी ऑफ वेव इज 1 मीटर पर सेकेंड, द वेव फॉर्म इज। तो बहुत आसान है, आप मान लो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और दिया गया मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, इतना दिया गया है, ए 1 मीटर पर सेकेंड, और ए मैक्स होगा ओमेगा स्क्वायर ए के, इसका मॉड ले लो, इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो ओमेगा का वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड आ गया, तो ओमेगा निकल गया, आपको k निकालना है। तो दिया गया है v दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड, और ये होता है वेलोसिटी ऑफ वेव होता है ओमेगा बाई k के इक्वल। तो यहाँ से k का वैल्यू ओमेगा बाई v हो जाएगा, और ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। सो k का भी वैल्यू 1 आ गया, ओमेगा का भी वैल्यू 1 आ गया, तो y का वैल्यू ये हो गया। यहाँ पर x माइनस टी के फॉर्म में है तो आप ऐसे लिख दो, y इज इक्वल टू साइन x माइनस टी। ये अच्छा प्रॉब्लम है। यूनिफॉर्म रोप हैविंग लेंथ हैविंग मास m हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। सो ऐसे बेसिकली सपोर्टेड है जो यहाँ पर दिया गया फिगर। ए ट्रांसवर्स वेव पल्स इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड, द स्पीड v ऑफ वेव पल्स वेरीज विथ हाइट h फ्रॉम द लोअर एंड एज शोन इन द फिगर। सो मालूम है कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव पल्स क्या होता है, स्क्वायर रूट टी बाई म्यू होता है, ठीक है। सो क्लियरली यहाँ पर देखो कि जो टेंशन है ना वो चेंज होते जा रहा है। सबसे जब लोएस्ट वाला पार्ट देखोगे जो कि x है आपको लेंथ का नीचे से, तो इस लेंथ पर जो यहाँ पर वाले पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है ना नीचे की तरफ, वो इसके कारण लग रहा है। इस स्मॉल मास को यदि mx मानोगे तो नीचे यहाँ पर कितना है फोर्स नीचे की तरफ, mx इंटू जी। थोड़ा और हाइट y हाइट पर देखोगे तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना पूरे के कारण, इतने के कारण लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा my इंटू जी, तो मास बढ़ गया है। सो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जो न्यूमरेटर है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पर मैक्सिमम आपको लगेगा mg फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट mg बाई म्यू, ठीक है। सो देख रहे हो तो वेलोसिटी इंक्रीज होता जा रहा है और ये एक कांस्टेंट हो जा रहा है। सो यही ग्राफ होगा, ये होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये आपको कुंस ट्यूब पर बेस्ड है। ये नीट 106 से लिया गया टेस्ट नंबर से,
On producing the waves of frequency 1000 Hz in a Kunst tube, the total distance between 6 successive nodes is 85 cm. The speed of sound in gas filled in the tube is, so ये देखो 6 सक्सेसिव नोड के बीच का जो गैप होगा, डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा 5 लैम्डा बाई 2। दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है। आपको एक नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाई 4 होता है। तो 5 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर। इससे आपने लैम्डा निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी दिया गया, वेलोसिटी निकल जाएगा। नेक्स्ट है आपको जो कि डॉपलर इफेक्ट इन लाइट पर बेस्ड है। ये आपको नीट टेस्ट 101 से लिया गया है। प्रॉब्लम नंबर 41, ए स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन द शिफ्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 5700 एंगस्ट्रम ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट इज। सो डॉपलर इफेक्ट जब लाइट में अप्लाई करते हैं तो चेंज इन वेवलेंथ होता है लैम्डा 0 v/c और चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है n0 v/c। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का बहुत अच्छा वीडियो मैं एक बना रखा हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी है। सो डेल्टा लैम्डा आप वैल्यू पुट कर दोगे। सो वेलोसिटी आपको v दिया गया है, v यही है 100 किलोमीटर पर सेकेंड। सो 100 × 10³ मीटर पर सेकेंड। नीचे में स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर दो तो 1.9 एंगस्ट्रॉम हुआ। नेक्स्ट है टेस्ट नंबर 111 से प्रॉब्लम नंबर 42 था, जो डॉपलर इफेक्ट्स पर बेस्ड है। इसमें बीट्स के कंसेप्ट्स को भी समझेंगे, बहुत अच्छा है। एक कोई पुलिस का कार है जो 30 मीटर पर सेकेंड से किसी एक मोटरसाइकिलिस्ट को चेज कर रहा है। सो ये VS है, मैं मान लिया पुलिस का आपको वेलोसिटी, और ये एक मोटरसाइकिलिस्ट है जिसका वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। बेसिकली मैं इसको V0 मान लिया हूँ। अब ये जो साउंड का फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है वो क्या है, 180 हर्ट्ज, ठीक है। और ये दोनों मूव कर रहा है, कोई एक स्टेशनरी सायरन है 160 हर्ट्ज का उसकी तरफ। अब ये बोल रहा है कि जो ऑब्जर्वर है ना, ये इसको कोई आपको बिट सुनाई नहीं दे रहा है, तो आपको निकालना है इसका वेलोसिटी क्या है। सो ये फ्रीक्वेंसी आप ध्यान रखो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर कोई सोर्स है जो VS से मूव कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है जो VO से मूव कर रहा है, इसी टाइप का फिगर याद रखना। और मीडियम है जो VM से मूव कर रहा है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी F' होता है F × यही वाला जो फॉर्मूला मैं लिखा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फिगर याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो। डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वेलोसिटी को अपोजिट कर देना। अब यहाँ पर वेलोसिटी Vm 0 के इक्वल है, तो मोटरसाइकिल पहला जो फ्रीक्वेंसी यूज सुना वो इसके कारण सुना, जो 180 हर्ट्ज के कारण, उसको मैंने F1 बोला। तो F1 कितना हो जाएगा, 180 × 330 माइनस V0, ठीक है, क्योंकि V0 इसी तरफ है, अवे जा रहा है, डिवाइडेड बाई 330 माइनस 30, ठीक है। सो ये आ गया। F2 इसके कारण सुना है। यहाँ पर सोर्स क्या है, सोर्स है आपको VS है रेस्ट में, VS 0 के इक्वल है। सो और जो ऑब्जर्वर है उस सोर्स से अवे नहीं जा रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है, तो माइनस इंटू माइनस V0 हो जाएगा। सो 160 × 330 प्लस V0 डिवाइडेड बाई 330, इसको सॉल्व कर दो। सो F1 F2 के इक्वल कर दो, चूँकि इसको कोई बिट नहीं सुनाई दे रहा है। यदि F1 F2 से अलग होता है तो उसको बिट सुनाई देते हैं। सो फॉर नो बिट के लिए आपने ये वैल्यू डाल दिया। मैंने साउंड का सारा वीडियो, सारा प्रॉब्लम्स का नीट का वीडियो बना रखा हूँ, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। सो इसको दोनों को इक्वल कर दिए तो V0 का वैल्यू आ गया 35.02 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपको हीट्स के प्रॉब्लम्स हैं, और पहला प्रॉब्लम है जो कि आपको नीट टेस्ट 108 से लिया गया है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 15 ये बोल रहा है यूनिफॉर्म कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 50 centimeter is insulated on the sides and ends exposed to ice and steam respectively. If there is a layer of water 1 mm thick at each end, the temperature gradient in the bar is, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि 1 mm का इधर भी है वाटर, 1 mm का इधर भी है, इधर स्टीम के रूप में है, ठीक है, और इधर तरफ आपको आइस के रूप में है। अब ये बोला 50 mm का ये है, पूछ रहा है कि इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है। सो आप ध्यान रखना, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, टेम्परेचर लेंथ के हिसाब से क्या चेंज कर रहा है। सो यदि इधर θ1 टेम्परेचर होगा, इधर θ2 होगा, और ये लेंथ L होगा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा θ1 माइनस θ2 बाई L। आप एज्यूम करो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है। सो आप जब ये एकदम इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो, स्टेडी स्टेट हो, तो रेट ऑफ हीट फ्लो ना कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जितना हीट आ रहा है उतना ही हीट इधर तरफ निकल रहा है। सो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है Q बाई, ये टाइम T है,
Q by time T is equal to KA थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एल। सो इसी का हमको यूज़ करना है। इन स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ हीट विल बी सेम थ्रू आउट द सिस्टम। तो पहले हम लोग ये सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, वाटर है ये, ठीक है। तो के डब्ल्यू इंटू एरिया 100 माइनस थीटा। सपोज करो कि रॉड का जो इनिशियल जो टेम्परेचर है ना वो क्या हो गया, थीटा है। सो के ए डब्ल्यू इंटू ए 100 माइनस थीटा इन डिवाइडेड बाई 1 मीटर। सो आप फिर से मैं फिगर बना देता हूँ। ये 1 mm है, ठीक है। इधर आपको 100 डिग्री है, वाटर है ये, और इधर तरफ क्या है, ये आपको थीटा यहाँ पर रॉड का स्टार्ट हो रहा है। सो 100 डिग्री से थीटा डिग्री में चेंज हो रहा है, और के डब्ल्यू थर्मल कंडक्टिविटी वाटर का है 1 mm लेंथ में। सो यही मैं लिखा। ये इक्वल में बोला कि ये जो रॉड का है ना, यहाँ पर थीटा है यहाँ पर, और यहाँ पर थीटा 1 है। सो थीटा माइनस थीटा 1 इंटू ए इंटू थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई कॉपर का लेंथ 50 सेंटीमीटर। समझ गए? कोई डाउट होने से पूछिएगा कमेंट करके। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो पहला इक्वेशन ये हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन मैंने क्या किया, इधर वाले के लिए लगा दिया। सो इधर वाले के लिए देखो यहीं पर था, आपको देखो यहाँ पर क्या है, इधर वाले के लिए, इधर वाले के लिए देखो यहाँ पर थीटा 1 था इसका लास्ट टेम्परेचर रॉड का, और यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर का। सो वैसे ही देखो, चूंकि रेट थ्रू आउट सेम रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड को सेम रखो, और राइट हैंड साइड में कर दो थीटा 1 माइनस 0 डिग्री इंटू के डब्ल्यू ए बाई 10⁻³ सॉल्व कर दोगे। दूसरा इक्वेशन आ गया थीटा 1 का। तो थीटा 1 हो गया 2 थीटा बाई 3, और यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, थीटा 1 का वैल्यू 40 डिग्री आ गया। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। ये बेसिकली नीट नहीं बल्कि जेई रैंक का प्रॉब्लम है, और नीट का आपको टेस्ट नंबर 108 से पिक किया गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये आपको नीट रैंक का प्रॉब्लम है। ए कार्नोट इंजन टेक्स 300 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स एट 500 केल्विन एंड रिजेक्ट 150 कैलोरी ऑफ हीट टू द सिंक। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, सो क्यू जो लिया गया वो 300 केल्विन है, टेम्परेचर लिया गया है, टेम्परेचर सोर्स का है आपको 500 केल्विन, और सिंक का टेम्परेचर आपको निकालना है, और Q2 आप वो 150 कैलोरी रिजेक्ट कर रहा है। मीन्स कि 300 लिया, कुछ काम किया, और 150 रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। सो क्लियरली आपको मालूम है कि Q2 बाई Q1 होता है T2 बाई T1। इनफैक्ट इफिशियंसी का ये भी फॉर्मूला है जो आपको याद रखिएगा, इफिशियंसी होता है 1 माइनस T2 बाई T1। सो क्लियरली यहाँ से T2 का वैल्यू हो गया आपको 250 केल्विन। सो सिंक का टेम्परेचर हो जाएगा 250 केल्विन। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको टेस्ट 106 से लिया गया है। कार्नोट इंजन हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 1/10 इज बीइंग यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर। इफ द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर इज 10 जूल, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर इज। सो कार्नेट इंजन यदि रेफ्रिजरेटर की तरह यूज हो तो W होता है Q2 T1 बाई T2 माइनस 1, और इफिशियंसी यहाँ पर दिया गया 1/10, तो इफिशियंसी होता है 1 माइनस T2 बाई T1, तो यहाँ से T2 बाई T1 हो गया 9/10। और क्लियरली आपको दिया गया है कि वर्क डन का वैल्यू दिया गया 10 जूल। तो आपको पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब क्या हुआ। सो क्लियरली यहाँ से आ जाएगा Q2 है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ये हो गया W डिवाइडेड बाई 1/9, ये हो गया 90 जूल। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा होता है T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, वेयर T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। इट इज क्लियर डैट बीटा 0 होता है व्हेन T2 इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नीट टेस्ट 111 से लिया गया, प्रॉब्लम नंबर 16 है, और ये वर्क डन पर है। वर्क डन ऑफ बाय द गैस इन द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेसेस। सो वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस है, तो इस लूप का एरिया निकाल दो, और क्या होगा W इज इक्वल टू पाई AB हो जाएगा। सो पाई हो गया, A का वैल्यू क्या है, एक रेडियस हो गया, और ये दूसरा हो गया। सो ये A का वैल्यू हो गया आपको 13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 10/2, और एक हो गया आपको 14/2, डेट इज ये आ गया 110 बार लीटर। अब बार लीटर को आपको जूल में चेंज करना है। सो एक बार हो गया 10⁵ पास्कल, और 1 लीटर हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब।
तो यहाँ से ये आ जाएगा 11,000 जूल, डेट इज 11 किलो जूल। अभी वर्क डन का साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। सो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये देख लो, वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। सो यहाँ से पार्टिकल यहाँ से यहाँ ऐसे गया। सो इस केस में जो वर्क डन होगा ना, वो पीवी ग्राफ में ये एरिया होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से, और ये एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन है मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन इसमें पॉजिटिव लोगे। फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और ये क्या चीज़ होगा, कंप्रेशन होगा, तो वर्क डन निगेटिव होगा। और इसमें जो वर्क डन होगा इस प्रोसेस में, तो ये पूरा हो जाएगा। तो अब बताओ कि कौन ज़्यादा है। कंप्रेशन में आपको वर्क डन ज़्यादा आ रहा है, और जो एक्सपेंशन में वर्क डन आपको कम आ रहा है। सो क्लियरली यहाँ इसका आंसर क्या होगा, वर्क डन विद निगेटिव साइन, ठीक है। सो कहीं वर्क डन का साइन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपको नीट टेस्ट 111 से लिया गया प्रॉब्लम नंबर 38। ये आपको गामा मिक्सचर का निकालना है। सो मिक्सचर का जो आपको रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है वो क्या होता है, सीपी मिक्सचर डिवाइडेड बाय सीबी मिक्सचर। और मोनो एटॉमिक के लिए ये होता है, डाई एटॉमिक के लिए होता है, पॉली एटॉमिक के लिए ये होता है। अब पहले सीबी मिक्सचर कैसे दिखाओगे, यदि N1 और N2 मोल का नॉन रिएक्टिंग होगा तो होगा N1CV1 प्लस N2CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। वैसे ही सीपी मिक्सचर का ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप सीपी मिक्सचर लिख सकते हो सीवी मिक्सचर प्लस आर, ठीक है। सो आप देखो, और CV कैसे निकलता है, R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 फॉर्मूला से आता है। सो मोनो के लिए हो जाएगा ये, डाई के लिए हो जाएगा ये, और पॉली के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। सो ये 3 याद रखना फॉर्मूला। अब आपसे बोल रहा है कि टेम्परेचर बिलो 150 केल्विन। सो टेम्परेचर बिलो यदि 150 केल्विन होगा ना, तो हाइड्रोजन आपको मोनो एटॉमिक की तरह काम करता है, इसलिए जानबूझ करके यहाँ पर दिया है, ये पूछ सकता है। और इस केस में आपको बोलोगे कि 1 मोल मोनो एटॉमिक है हाइड्रोजन, और 1 मोल है आपको जो नाइट्रोजन है डायटोमिक। सो 3R/2 5R/2 डिवाइडेड बाई 2, सो 2R हो गया सीवी मिक्सचर, और सीपी मिक्सचर 3R, और गामा का वैल्यू हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको नीट टेस्ट 110 से लिया गया प्रॉब्लम नंबर 17। ये बोल रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस एट टेम्परेचर T0 एक्सपेंड स्लोली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ P इज इक्वल टू KV, वेयर K इज अ कांस्टेंट। इफ द फाइनल टेम्परेचर इज 4 T0 then the heat supply to the gases। so polytropic process के लिए, polytropic process क्या हुआ, PV का पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ x का वैल्यू ना तो 1 होगा। यदि x का वैल्यू 1 हो गया तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। और यदि x का वैल्यू गामा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, PV का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि एडियाबेटिक हो जाएगा। सो इन दोनों यदि नहीं हो ना, तो PV का पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। और इस केस में जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होता है CV प्लस R/1 माइनस x, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। सो यहाँ पर PV, यहाँ पर क्या है, P इज इक्वल टू KV, तो PV का पावर -1 इज इक्वल टू K, और x का वैल्यू -1 हो गया। तो यहाँ से तुम x का वैल्यू -1 डाल करके C का वैल्यू निकाल लोगे। तो C का वैल्यू देखो, यहाँ पर CV का वैल्यू क्या है, मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है, ये 3R/2 याद रखना, या फिर यदि ये याद ना हो तो R/γ-1। सो यहाँ से हो जाएगा 3R/2 प्लस R/2 डेट इज 2R, और Q का वैल्यू होता है NC डेल्टा T। सो N क्या वैल्यू कितना दिया गया, 1 मोल दिया गया, तो 1 मोल। C का वैल्यू आपने निकाल दिया है 2R, डेल्टा T हो गया टेम्परेचर में चेंज, तो 4T0 माइनस T0, T0 टेम्परेचर था 4T0 तक ले गए, तो 3T0, तो ये Q का वैल्यू हो गया 6RT0। सो आई थिंक ये सारे प्रॉब्लम्स आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आपने प्रॉब्लम्स को बहुत इंजॉय भी किया होगा। और इस तरह से हम लोग पार्ट 1 का देख लिए, जिसमें कि हम लोग 106 टेस्ट से 111 टेस्ट तक की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को कवर किए, और टेस्ट नंबर 101 को भी कवर किए हैं। अब पार्ट 2 में हम लोग जो क्लास 12 के प्रॉब्लम्स है उसको देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।